उन्होंने कॉन्सेप्ट कवर किया था व्यू पेज, है ना। चलो एक न्यू पेज लेते हैं, इसमें स्टार्टिंग से देखो। एमबीसी कौन सा एमबीसी लेक्चर 3 4 फोर्थ लेक्चर है। अच्छा ठीक, तो एमबीसी में फर्स्ट डायग्राम समझ लो और एक व्यू ये है व्यू HTML। और ये ब्राउजर, ब्राउजर से अगर हम पहली रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ये रिक्वेस्ट सपोज कौन सा रिक्वेस्ट है, ये कोई यूआरएल हमने भेजा रजिस्टर यूआरएल। तो रजिस्टर यूआरएल कंट्रोलर पे अभी रजिस्टर को छोड़ो, सिंपल कोई एक सर रिटर्न मतलब एक यूआरएल देना है आपको, गेट मैसेज MSG मैसेज का मैंने बताया था ना, एक एग्जांपल लास्ट में मैंने बताया क्या मैसेज रिटर्न करने का, नेम या कुछ यूजर नेम ऐसा करके। हेलो शायद बताया सर आपने लास्ट क्लास में, मैंने बताया था क्या ब्राउजर पे ना सर। हाँ ब्राउजर अपेंड करना, मतलब ये HTML से कंट्रोलर HTML मॉडल का हेल्प मैंने बता दिया। अच्छा ये बता दिया ना, हाँ चलो ठीक है। तो हाँ सर हम लेते हैं क्या, रजिस्टर ही लेते हैं, ठीक है। रजिस्टर लेते हैं और यहां से URL सेंड तो ब्राउजर से जब हम रजिस्टर के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे तो एक पेज ओपन होना चाहिए। वो पेज कौन सा, HTML। तो HTML पेज कब ओपन होगा, यहाँ जब ये कंट्रोलर इस व्यू पेज को रिटर्न करेगा, ठीक है। लेकिन जब हमें भेजना है कोई डेटा रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, कुछ भी हो सकता है ना। तो डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो हमारे पास कोई डेटा है प्रोडक्ट का, ठीक है। प्रोडक्ट का डेटा PID, प्रोडक्ट नेम। चलिए मैं डेटा को
थोड़ा सा ऐसा करें। हम हमको कोई भी आप ऑब्जेक्ट लीजिए, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, प्रोडक्ट ले लीजिए या फिर व्हीकल। तो प्रोडक्ट ये हमारा क्या है, डेटा टाइप्स है ना। प्रोडक्ट डेटा टाइप और इसकी जो बनेगी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पीआईडी और डेटा टाइप इसका इंटीजर और पी नेम, डेटा टाइप स्ट्रिंग प्लस पी कॉस्ट, डेटा टाइप डबल, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड प्रोडक्ट डबल। तो ये हमारे पास डेटा है कि किसी भी प्रोडक्ट का अगर मैं वैल्यू एंटर करता हूँ ब्राउजर से तो वो स्टोर हो डेटाबेस में, है ना। तो अभी हमारे पास डेटाबेस भी एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा डीबी है, ये हमारा डेटाबेस है, डेटाबेस है, डेटाबेस माइस्क्ल या कोई से भी ले लो। तो ये डेटा जो स्टोर होगा तो इसका डेटा टाइप कैसा बनेगा, डेटा टाइप क्या बनेगा, क्लास प्रोडक्ट, क्लास प्रोडक्ट और वेरिएबल इंटीजर, प्राइवेट इंटीजर, इंटीजर पीआईडी और स्ट्रिंग पी नेम डबल डबल कॉस्ट। यस। तो इन सभी को जब प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, जब प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो इनको क्या मिलनी चाहिए, डिफॉल्ट मेमोरी। यस, डिफॉल्ट मेमोरी मीन्स एम्प्टी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। जैसे हम प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ये हमारा प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट कैसा होगा, न्यू प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट इसको एम्प्टी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। यस, तो ये है हमारा एम्प्टी ऑब्जेक्ट जिसमें मैं डॉट 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 कर रहा हूँ, मीन्स ये है हमारा क्या, मेमोरी सेक्शन, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट कॉस्ट, जो कि एम्प्टी है। तो फर्स्ट जो होगा वो उसका डेटा टाइप क्या है, 0, दूसरा नल, थर्ड जो होगा 0.0, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। कॉन्सेप्ट समझना, काफी डेप्थ में बता रहा हूँ मैं, एकदम स्क्रैच से, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना आए। और चीजें कैसे यूआई से ब्राउजर पे, ब्राउजर से मीन्स यूआई से कंट्रोलर पे, कंट्रोलर से यूआई पे कैसे ट्रेवल करती है डेटा, ये आपको आज फ्लो बता रहा हूँ, ठीक है। तो एनालाइज कैसे करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए और उसको उसका डेटा टाइप्स और उसकी फील्ड्स या उसके मेथड्स, उसको आप एनालाइज करने के बाद कन्वर्ट कीजिए क्लास में, क्लास में कन्वर्ट करने के बाद इसका जो इसको क्या करना है, इसको भेजना है आपको डेटा यूआई पे, मीन्स एम्प्टी ऑब्जेक्ट को यूआई पे भेजना है, तो इसको हम बोलेंगे एम्प्टी ऑब्जेक्ट। अभी फिलहाल के लिए एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा, बस तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट। हाँ, तो हम डेटाबेस में स्टोर करने के लिए इसमें एम्प्टी होना चाहिए या कंप्लीट विद डेटा, डेटा होना चाहिए। तो डेटा कौन फिल करेगा, यूजर। तो यूजर कहाँ होगा, ब्राउजर से इंटरेक्ट कर रहा होगा, ठीक। यूजर ये हमारा एंड यूजर, ये एंड यूजर इंटरेक्ट कर रहा है इससे, ब्राउजर से। तो इसको मैं एक एंड यूजर और ये रिक्वेस्ट भेजते हैं किसको,
ब्राउजर, ठीक है। ब्राउजर में कंट्रोल एक्स और इसको मैं कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी। यहाँ तो फर्स्ट फील्ड्स जो है यहाँ पास लोड करानी है कि जब रजिस्टर पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजे तो आपको फील्ड्स यूजर को प्रोवाइड करना है ताकि यूजर ये इनपुट फील्ड्स उसको मिल सके और यहाँ डेटा एंटर कर सके। लाइक जैसे कि इसकी आईडी है तो आईडी एक्चुअली ऑटो जनरेटेड होती है, ऑटो जनरेट होगी तो आईडी की जगह पे हम पीआईडी अभी मैनुअली एंटर कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट आईडी 101 और उसका प्रोडक्ट नेम कुछ भी LG कॉस्ट 2.5। जब तक ये फील्ड्स यूजर को नहीं मिलेगा तब तक डेटा स्टोर कहाँ होगा, डेटा कहाँ स्टोर करेंगे। इसलिए हमें इन्फॉर्म करनी होती है यूजर को कि हे यूजर, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है जिसमें आप डेटा आप चाहते हैं डेटाबेस में स्टोर कराना परमानेंटली, तो आपको इसका रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। कौन से रूल्स? रूल्स ये है कि जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है इसके जितने भी फील्ड्स हैं, इनके फील्ड्स, इसके फील्ड्स को आप बाइंड करो किसके साथ, यूआई के साथ, ताकि इसमें जो मेमोरी, ये मेमोरी है यहाँ से यूजर एंटर करता है। एक होती है ब्राउजर मेमोरी होती है और एक आपका सर्वर में मेमोरी क्रिएट की जाती है, एक डेटाबेस में मेमोरी होती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इसकी एक खुद की एक मेमोरी होती है, वो मिस JVM मेमोरी प्रोवाइड करता है और उसके बाद हम उसमें से डेटा कलेक्ट करके स्टोर करते हैं डेटाबेस में, है ना। सभी को मालूम है ये कौन सी टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है, कि कैसी मेमोरी होती है कि वन टाइम आपने डेटा इसमें असाइन किया एक बार और जैसे ही दोबारा आप इस ऑब्जेक्ट में डेटा असाइन करने को ट्राई करेंगे इनिशियलाइज करने के लिए, तो ये ओल्ड डेटा को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है न्यू डेटा से, है ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइम जो डेटा इसके अंदर असाइन किया जाए, आप रिप्लेस होने से मीन्स ओल्ड डेटा रिमूव होने से पहले ही आप ओल्ड डेटा को डेटाबेस में स्टोर कर दो। डेटाबेस में जब स्टोर हो जाएगा तो उसके बाद लेटेस्ट डेटा आप इसके अंदर स्टोर करो। लेटेस्ट डेटा कब स्टोर किया जाएगा, ओल्ड डेटा को पहले डेटाबेस में स्टोर करो तो वन रो क्रिएट हो जाएगा। देन उसके बाद ये फिर से न्यू मेमोरी रिफ्रेश हो जाएगी, वापस फिर से डेटा हम देंगे इसको यूजर को ताकि सेकेंड ऑब्जेक्ट सेकेंड डेटा स्टोर करा सके। इसलिए ये प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यूसली चलते रहता है। ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है और इसका ओल्ड डेटा हम हमेशा क्या करते हैं, अब डेटाबेस में स्टोर कराते हैं। स्टोर कराने के बाद मेमोरी रिफ्रेश होती है, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, एक सबमिट। तो सबमिट बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट डेटा जो है इसकी प्रॉपर्टी इसकी फील्ड से बाइंड होता है और स्टोर करता है इसके अंदर, और यहाँ से ये रिक्वेस्ट सेंड करता है डेटाबेस को, डेटाबेस में स्टोर होता है, ये रिफ्लेक्ट करता है यस हाँ वन रो अफेक्टेड मीन्स वन रिसोर्स क्रिएटेड, तो ये रेस्पॉन्स रिटर्न करेगा और इसके बाद दूसरा रजिस्ट्रेशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है डेटा। तो ये फ्लो आप सभी को मालूम है ना। तो कैसे इन सारी चीजों को हैंडल करते हैं वो देखो स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट और हमारे पास है क्या, कंट्रोलर, यूआई एंड कंट्रोलर। यूआई है इधर ही ले लो, ठीक है। ये यूआई सेक्शन और क्या है मेरे पास, डेटा सेक्शन, दो चीज है। तो मैं इसको भी डेटा को साथ में रख लेता हूँ, ये डेटा एंड यूआई। कंट्रोलर पे आते हैं, कंट्रोलर कंट्रोलर है क्लास प्रोडक्ट कंट्रोलर। याद रहे जो भी आप
एंटिटी यूज कर रहे हैं या मॉडल क्लास यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट कंट्रोलर, कस्टमर कंट्रोलर, कस्टमर रिपोजिटरी, कस्टमर सर्विस, इस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है। और इसका रूट यूआरएल के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिक्वेस्ट मैपिंग एट रिक्वेस्ट मैपिंग। क्यों यूज करते हैं रिक्वेस्ट मैपिंग, क्यों रूट प्रोवाइड क्यों कर रहे हैं हम, रूट प्रोवाइड करने का मेन, स्पेसिफिक हाँ इसी तक, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में मल्टीपल कंट्रोलर होते हैं और उनके पास मल्टीपल्स मेथड्स होते हैं, तो कौन हो सकते हैं मेथड्स, क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, इस वजह से हम रूट प्रोवाइड करते हैं ताकि उस मेथड के पास प्रॉपर कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट भेजी जा सके, ठीक है। तो इंडिविजुअली हमें क्या कंट्रोलर के पास भेजने के लिए रूट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल कंट्रोलर को। तो यहाँ से हमने रूट का नाम दे दिया, मान लो यहाँ पास प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो प्रोडक्ट यूआरएल, ताकि प्रोडक्ट कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट जाए। दूसरा, यहाँ रिक्वेस्ट आने के बाद हमें काम करना है मेथड पे, कौन सा मेथड एग्जीक्यूट करना है। मेथड एग्जीक्यूट करने के लिए पब्लिक और फर्स्ट रजिस्टर पेज लोड कराना है, तो आपको एक पेज प्रोवाइड करना है जो रजिस्ट्रेशन के लिए होता है, रजिस्टर प्रोड रजिस्टर ले लो, ठीक है, प्रोड रज, ये मेथड, और ये मेथड कैसे एग्जीक्यूट होगा, इसके लिए आपको मैपिंग करनी पड़ेगी। तो एट द रेट कौन सी मैपिंग, गेट मैपिंग क्यों, गेट मैपिंग क्यों, क्योंकि हम कोई न्यू रिसोर्स नहीं क्रिएट करा रहे हैं, हम पहले क्या बोल रहे हैं कि आप पहले पेज लोड करो, उसके बाद जब सबमिट बटन पे क्लिक होगा तो डेटा आएगा, सेकेंड टाइम पे डेटा आएगा। फर्स्ट टाइम पे क्या आ रहा है, फर्स्ट रिक्वेस्ट पे सिंपल एक पेज लोड कराना, तो उसके लिए गेट रिक्वेस्ट लेके आ रहा है, ठीक है। तो गेट रिक्वेस्ट जब यहाँ आएगा तो वो क्या चेक करेगा, क्या कौन सा यूआरएल सर्च किया जाएगा, चेक किया जाएगा, रजिस्टर, यस रजिस्टर है, तो आपको इस पेज को लोड करना है, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है बेसिक। अब आते हैं कि जब रिक्वेस्ट यहां तक आ चुका है, तो आपको करना क्या है, हमें रिटर्न करना है एक रजिस्टर पेज, बट सिर्फ रजिस्टर पेज नहीं रिटर्न करना है, अब इस टाइम पे मुझे रिटर्न करना है एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, है ना। क्या रिटर्न करना है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। क्यों रिटर्न करना है एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ताकि ब्राउजर में उसके फील्ड्स को बाइंड किया जा सके, ठीक है, बाइंड किया जा सके। तो रिटर्न करो रजिस्टर पेज रिटर्न करो, और यूआई कंट्रोलर टू यूआई, कंट्रोलर अभी हम कंट्रोलर में कंट्रोलर टू यूआई कनेक्ट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है किसकी, मॉडल की। मॉडल कंटेन करता है की एंड वैल्यू फॉर्म में डेटा, यस। तो मॉडल के पास एक मेथड है, वो है ऐड एट्रीब्यूट, और पास करो इसको पास करो की क्या है, प्रोडक्ट, और ऑब्जेक्ट पास कर दो न्यू प्रोडक्ट, ये हमारा एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सीधा यहां से ये कंट्रोलर क्या काम करता है, कंट्रोलर यहां से यहां पास भेज देगा, ठीक है, कंट्रोलर टू यूआई, इसकी हेल्प से मॉडल की हेल्प से, मॉडल इंटरफेस, ये आपका कंट्रोलर टू यूआई। अब HTML की पेज के बारे में मैंने बताया है कि कैसे बाइंड करना है। अब रिवर्स प्रोसेस क्या है
कि कंट्रोलर टू यूआई, अब यहां तक चला गया। अब लेकिन यूआई से कंट्रोलर पे डेटा कैसे लेके आएंगे? यूआई पर कंट्रोलर, यूआई में जो डेटा है कैसे लेके आएंगे यूआई से कंट्रोलर पे? तो उसके लिए हम यूज करते हैं मॉडल एट्रीब्यूट। ठीक है, क्या यूज करते हैं? मॉडल एट्रीब्यूट। अच्छा, तो एक काम करते हैं, यहाँ से एक डिजाइन ड्रॉ करते हैं, आप लोग को समझाए। यहाँ तक तो आप लोग को मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, एक बार पेज लोड करा दिया हूँ, है ना? याद है लास्ट क्लास Yes, में? sir. Yes, sir. हाँ। अब इसके बाद जो स्टेप स्टार्ट हो रहा है अब मॉडल एट्रीब्यूट का। अच्छा, यूआई पेज लोड होगा। अब यूआई से अब हम रिवर्स आ रहे हैं, यहां से इधर से रिवर्स मीन्स यूआई टू कंट्रोलर। एचटीएमएल टू कंट्रोलर, ये पेज इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं क्योंकि हमें इसमें इससे ही काम करना है। ये पेज आपको समझना होगा कि ये क्या है, ब्राउजर पे लोड हो गया। नहीं तो आपको अगर कंफ्यूजन हो तो मैं क्या करता हूँ, पूरा प्रॉपर बना देता हूँ। ठीक है, आप लोग ये समझे कि सर यूआई यहाँ बना रहे हैं, पेज यहाँ लोड हो रहा है ना? ठीक, ये एचटीएमएल पेज जो हमें लोड करना था, ये बाइंड आप करेंगे इसके साथ, यूआई के साथ को। इस पेज को लोड कहाँ किया जाएगा? इस पेज को लोड किया जाएगा डिजाइन इस तरह से नहीं होता है, लेकिन आपको कंप्लीट बताना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे एक और कंट्रोलर बनाने पड़ेंगे जिसको बोलते हैं फ्रंट कंट्रोलर, रिक्वेस्ट डिस्पैचर। ये आपका फ्रंट कंट्रोलर है, एफसी फ्रंट कंट्रोलर, क्योंकि सारा काम फ्रंट कंट्रोलर करता है, कंट्रोलर नहीं, क्योंकि यहाँ पास मल्टीपल कंट्रोलर हो सकते हैं। तो फ्रंट कंट्रोलर किससे कनेक्ट करता है? हैंडलर मैपर से। तो हैंडलर मैपिंग एचएम, हैंडलर मैपिंग इन्फॉर्म करता है किसको? यहाँ से। तो सबसे पहला काम क्या हो रहा है, यहाँ से हैंडलर मैपिंग के पास जा रहा है रिक्वेस्ट, वहां से रिटर्न आ रहा है। ठीक, और यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है कंट्रोलर के पास, और ये कंट्रोलर रिटर्न कर रहा है किसको? व्यू रिजॉल्वर को। क्या रिटर्न कर रहा है? व्यू नेम रिटर्न कर रहा है। और कंट्रोलर व्यू नेम रिटर्न करता है, और साथ ही साथ क्या भेजता है? डेटा। यहाँ इस टाइम पर क्या रिटर्न कर रहा है इस टाइम पे? व्यू नेम प्लस डेटा, डेटा प्लस डेटा। व्यू नेम तो जा ही रहा साथ में, साथ में क्या भेजा जा रहा है? डेटा। तो डेटा प्लस व्यू नेम जो डेटा सेंड कर रहा है वो कौन करता है? आपका मॉडल, राइट? डेटा, डेटा सेंड करने का काम। मॉडल, इसको हम बोलेंगे मॉडल। तो
ठीक है, तो व्यू नेम, अब इस व्यू नेम को जहाँ फ्रंट कंट्रोलर भेजा जाएगा, फ्रंट कंट्रोलर एक्चुअली ये बताता है आपको क्या, व्यू रिजॉल्वर, पाथ कॉन्फ़िगरेशन, रिसोर्स पाथ, सॉरी क्लास पाथ में जाएगा व्यू रिजॉल्वर के पास। व्यू रिजॉल्वर जो है ये व्यू रिजॉल्वर है। और रिजॉल्वर, अब व्यू रिजॉल्वर रिजॉल्व करने के बाद ठीक है, आप समझ जाना यार, पेन, ठीक है, एरो मार्क, तो यहाँ जाएगा ऐसा। व्यू रिजॉल्वर क्या रिटर्न करेगा इसको, इस HTML फाइल का लोकेशन है ना, ये व्यू HTML फाइल का लोकेशन। तो HTML फाइल में ये व्यू आया और प्लस इसको प्रोवाइड किया जाएगा डेटा। तो डेटा क्या है आपका, ये जो क्या नाम है आपका, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट डेटा को बाइंड किया जाए किसके साथ, इसके फील्ड्स के साथ, इसके फील्ड्स, इसके ऑब्जेक्ट्स, सारी चीजें इसके साथ प्रोडक्ट डेटा बाइंड किया गया किसके साथ, HTML के साथ। तो इसको मैं यहां पर बोल दूं डेटा, याद है मैंने रजिस्टर फॉर्म में डेटा को बाइंड किया था, मीन्स प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट किससे बाइंड किया जाएगा, व्यू के साथ, राइट, आया समझ में? हेलो, Yes, sir. आपको कंप्लीट फ्लो और स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ध्यान दो, ठीक। तो ये जो है व्यू नेम, व्यू रिजॉल्वर भेजता है HTML पेज के पास और प्रोवाइड किया जाता है इसको डेटा। क्या है डेटा, इसके पास एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, जो किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, प्रोडक्ट टाइप, ठीक, किस टाइप का, प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट। अब इस प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट को बाइंड किया जाए किसके साथ, HTML के साथ। तो HTML से बाइंड होने के बाद अब क्या काम करना है कि ये HTML पेज एज अ रेस्पॉन्स रिटर्न किया जाएगा जो रिक्वेस्ट आई है। कंट्रोलर क्या काम करेगा, फ्रंट कंट्रोलर रिक्वेस्ट सेंड करता है किसको, बैक, वापस। ये रेस्पॉन्स में जाएगा आपका HTML पेज। कौन सा पेज जा रहा, रजिस्टर पेज मान लो, ठीक है, रजिस्टर पेज एज अ रेस्पॉन्स रिटर्न किया जाएगा किसको, ये क्या है, यूआरएल मीन्स रिक्वेस्ट, ये HTTP रिक्वेस्ट, HTTP रिक्वेस्ट, और ये HTTP रेस्पॉन्स, HTTP रेस्पॉन्स, HTTP रेस्पॉन्स। और ये जो रिक्वेस्ट आई है किस टाइप से रिक्वेस्ट आया है, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, वो डिपेंड करता है आपके रिक्वेस्ट पे। तो पहला रिक्वेस्ट जो आया किस टाइप का, गेट रिक्वेस्ट है ना, तो इसको मैं आपको गेट रिक्वेस्ट लिख देता हूँ, इसलिए बाइंड किससे किया गया, गेट मैपिंग। जब पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा तो पोस्ट मैपिंग। तो ये है आपका स्मॉल डायग्राम जो
क्या करता है, डेटा के साथ कैसे बाइंड किया जाता है। तो फ्रंट कंट्रोलर कंफर्म करता है किससे, हैंडलर मैपिंग से। हैंडलर मैपिंग रेस्पॉन्स देता है यस रजिस्टर यूआरएल मींस रजिस्टर कंट्रोलर अवेलेबल है, सॉरी प्रोडक्ट कंट्रोलर है ना, प्रोडक्ट कंट्रोलर प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, और ये सेंड करेगा कंट्रोलर को, कंट्रोलर रिटर्न करेगा व्यू नेम प्लस डेटा, और व्यू नेम की बेस पे जाएगा, सर्च किया जाएगा आपके क्लास पाथ में, यस व्यू किया जाएगा, उसके बाद रिटर्न किया जाएगा एचटीएमएल पेज, और इस पेज को ब्राउजर पर लोड किया जाएगा। ठीक है, ये स्टेप, तो इसी को बोलते हैं कंट्रोलर टू यूआई। तो कंट्रोलर टू यूआई बाइंड करने के लिए, डेटा भेजने के लिए, डेटा भेजने के लिए क्या यूज करते हैं, व्यू ने अलग से भेजा जा रहा है, डेटा अलग से भेजा जा रहा है। ठीक है, तो डेटा भेजने के लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है किसकी, मॉडल क्लास, मॉडल इंटरफेस की। तो ठीक है, तो डेटा बाइंडिंग मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ, यहाँ पास मॉडल की हेल्प से हम क्या करते हैं, डेटा बाइंड करते हैं मॉडल। ठीक है, सही है, समझ में आ जाएगा। मॉडल की एंड वैल्यू फॉर्म में डेटा बाइंड किया जाता है। ठीक, की एंड वैल्यू मैं यहाँ पास करता हूँ, की और वैल्यू, की वैल्यू, की एंड वैल्यू फॉर्म में डेटा पास किया जाएगा। तो की क्या है, मॉडल जो की लेके आ रहा है इस ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाएगा, ये सीन है आपका, इस तरह से कंट्रोलर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे किसी एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और बाइंड कैसे किया जाए, कंट्रोलर। तो ये ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस होगा वो मॉडल एट्रीब्यूट कंटेन करके कहाँ लेके जाएगा, यूआई पे। तो यूआई इसको बाइंड करता है डेटा। ठीक है, अब रिक्वेस्ट यहां से, अब डेटा जो आ रहा, क्या काम किया जा रहा यूआई पेज पे। तो यहां से डेटा रिक्वेस्ट सेकंड, अब रिक्वेस्ट सेकंड के लिए यहां तक क्लियर सभी को, रिक्वेस्ट सेकंड के लिए, सेकंड रिक्वेस्ट के लिए मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। यहां तक क्लियर, कुछ पूछना है, कोई डाउट, क्लियर है ना, क्योंकि वो जो सारी चीजें है मैंने यहाँ पास मेंशन भी कर दिया है। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट मैपिंग मॉडल के हेल्प से हम प्रोडक्ट न्यू ऑब्जेक्ट को, एम्प्टी ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं कहाँ, यूआई प्लस डेटा कौन लेके जा रहा है, मॉडल लेके जा रहा है, और व्यू नेम कौन रिटर्न कर रहा है, कंट्रोलर रिटर्न कर रहा है डेटा। अच्छा, तो ये स्टेप्स हो गए फर्स्ट। तो मान लो रजिस्ट्रेशन पेज हमारा लोड हो गया ब्राउजर पे, तो ये हमारा ब्राउजर, और इस ब्राउजर में एक हमने पेज लोड किया जिसका नाम था प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन पेज। तो प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन पेज ये है, और इसमें कुछ फील्ड्स लोड होंगे, कौन कौन से फील्ड्स, वन आईडी, नेम, कॉस्ट, हाँ आईडी, नेम, आईडी नेम कॉस्ट, और एक एक्स्ट्रा बटन होगा जिसके लिए हमें क्या काम करने के लिए, सबमिट करने के लिए। ठीक, तो ये सारी चीजें बाइंडिंग हो चुकी है। यहाँ पास बाइंड होने के बाद हम डेटा मान लो यहाँ से फिल कर दिए 101 आईडी, और यहाँ प्रोडक्ट सैमसंग, और यहाँ कॉस्ट 5000 एंड सबमिट कर दिया। यस, ये पेज कौन है, रजिस्टर प्रोडक्ट रजिस्टर पेज। अब यहां से सेकेंड रिक्वेस्ट सेंड किया जा रहा है किधर, आपके ब्राउजर मींस सर्वर पे। तो सर्वर पे फिर से वही सेम प्रोसेस होगा। तो मैं सब कुछ ना लिखने के बजाय मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। ठीक है, शॉर्टकट मतलब ये इतना लेंथी डायग्राम। फ्रंट कंट्रोलर आप समझ जाइए कि फ्रंट कंट्रोलर, व्यू नेम, मॉडल, एचटीएमएल, एंड में क्या है आपको कंट्रोलर और व्यू यूआई पेज ही देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी सब कुछ हिडन पार्ट है।
तो यहां से डेटा जब रिक्वेस्ट सेंड किया जाता है इधर सर्वर पर, सर्वर में ये सर्वर, इस सर्वर की बजाय हम अभी कंट्रोलर ही लेते हैं, समझ लो कंट्रोलर हमारा, कंट्रोलर नहीं सर्वर ही ले लो, ठीक है सर्वर। तो जब सर्वर के पास डेटा हमारा यहाँ पहुंचता है तो ये डेटा जो होता है एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ जो था याद रखना ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट कंट्रोलर से यूआई पे भेजा गया है ना। तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट कलर इसका एम्प्टी कलर कौन सा ले, व्हाइट। तो स्टेप 1 फर्स्ट स्टेप क्या आया था, पहला रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन पेज लोड करो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पेज हमने भेज दिया। तो रजिस्ट्रेशन पर जब मैंने भेजा ब्राउजर पे, तो उस टाइम पे जब ब्राउजर यहाँ से मॉडल एट्रीब्यूट के साथ, मॉडल के साथ डेटा यूआई पे गया था, तो ये यूआई है ना, यूआई है, यस। तो इस फर्स्ट टाइम पे एम्प्टी डेटा गया था, यस। तो एम्प्टी डेटा गया, यूजर ने डेटा फिल किया। जब डेटा फिल करेगा तो उसके अंदर डेटा अब फिल हो चुका है, हाँ डेटा फिल हो गया, यस। तो एम्प्टी डेटा लाने वाला जो बंदा था वो था, एम्प्टी डेटा लाने वाला बंदा जो ब्राउजर से था वो कौन था, मॉडल, फर्स्ट रिक्वेस्ट पे। अब यहां से भेजा क्या जा रहा है आपको, कंप्लीट डेटा। तो इसके अंदर अभी क्या डेटा आपका स्टोर होगा, 101 सैमसंग 5000 ये डेटा। तो ये डेटा जब सर्वर पे जाता है, सर्वर पे आके यहाँ सर्वर में एक कंट्रोलर मीन्स सॉरी कंट्रोलर नहीं, कंटेनर, जो आईयूसी कंटेनर है, कंटेनर इंटरनली, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को हैंडल कौन कर रहा है, इंटरनली ऑब्जेक्ट को कौन हैंडल कर रहा है, आईओसी कंटेनर, है ना। स्प्रिंग बूट में इंटरनली और इस ऑब्जेक्ट को कौन हैंडल करता है, आईओसी कंटेनर। तो आईओसी कंटेनर क्या काम करता है, इसमें से जितने भी डेटा हैं सारे के सारे जो डेटा जो नेटवर्क पे ट्रेवल किए जाते हैं कौन से फॉर्म में होते हैं, जेसन फॉर्म में, हाँ। नेटवर्क पे डेटा जो ट्रेवल कर रहे हैं किस फॉर्म में होते हैं, जेसन फॉर्म में, या फिर स्ट्रिंग फॉर्म ले, स्ट्रिंग फॉर्म मींस डबल कोट्स स्ट्रिंग, राइट, और स्ट्रिंग फॉर्म में होते हैं ना, यस सर, यस। तो ये जो डेटा अभी आया है किस फॉर्म में आया है, स्ट्रिंग फॉर्म में, सारे डेटा स्ट्रिंग फॉर्म में है। तो किधर चला जाए, ये भी स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग, कोर जावा स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग याद है स्ट्रिंग, यस। सर्वलेट्स में भी डेटा, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरम याद है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरम सभी लोग को मालूम है ना। तो चाहे आप स्ट्रिंग में स्ट्रिंग एरे आर्क से बात कर लें, मेन मेथड्स स्ट्रिंग एरे आर्क्स, उसमें भी डेटा अगर सीएमडी से पास कर रहे तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा। तो आपको क्या करना होता था, पार्सिंग करनी पड़ती थी। और सर्वलेट में भी जो डेटा रिक्वेस्ट मींस ब्राउजर से डेटा आता था वो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता था। तो आपको क्या करनी होती थी, पार्सिंग करनी पड़ती थी, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरम, एंड पार्स करने के बाद डेटा आप स्टोर करते थे। देन उसके बाद आप जेडीबीसी की हेल्प से डेटाबेस में स्टोर कराते थे। बट यहाँ पर सीन क्या है, क्या यहाँ पर सीन अलग है क्या, नहीं ना, यहाँ भी सेम सीन है, यहाँ भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा आएगा। बट इसको पार्स कौन करेगा, कौन पार्स करता है, कौन पार्स करके आपको प्रोवाइड करेगा ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा, हाँ बोलो
कौन इसको पार्सिंग करेगा? क्या आप मैन्युअली पार्स करेंगे? बोलो, किसको आइडिया है? एमवीसी कितने लोग पढ़े हैं इसमें से? आकित, बताओ, पार्स कौन करेगा इसका डेटा? साक्षी, साक्षी छोड़ो, संजय, आपको आइडिया थोड़ा बहुत? सर आई थिंक आईओसी कंटेनर करके देगा। आईओसी कंटेनर तो डेटा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, पार्सिंग कौन कर रहा है इसको? पार्स कौन कर रहा है डेटा? हैप्पी, आपको कोई आइडिया नहीं ना? चलो कोई बात नहीं, देखो बता रहे हैं। अब यहां से डेटा जो है पार्स किया जाएगा, किसकी हेल्प से? मॉडल एट्रीब्यूट की हेल्प से। तो एक क्लास है हमारे पास, स्प्रिंग फ्रेमवर्क कंट्रोल सेफ्टी मॉडल एट्रीब्यूट, मॉडल एट्रीब्यूट मेथड प्रोसेसर। मॉडल एट्रीब्यूट एक हमारे पास क्या है, क्लास है मॉडल एट्रीब्यूट मेथड प्रोसेसर। स्प्रिंग किधर है? तो आपको दिखा रहे हैं कैसे बीन बीन यूटिल्स, हाँ ये देखो बीन यूटिल्स क्लास है, एक प्रकार क्लास है। ये क्या करता है देखो, बुलियन क्लास, इंट, शॉर्ट, सभी सारे डेटा क्या है, डेटा टाइप्स है। ये इनका इनका यूज जो होता है एक्चुअली, बीन यूटिल्स का काम क्या होता है, सिंपल समझो। बीन यूटिल एक क्लास, प्री डिफाइंड क्लास, इसका यूज आप कभी भी कर सकते हो। इसके पास एक मेथड है कॉपी मेथड, आप मैनुअली भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका यूज होता है कॉपी करना, एक ऑब्जेक्ट से एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करने के लिए किया जाता है। जैसे कि कोई एम्प्टी ऑब्जेक्ट है और आपके पास कोई डेटा है, और उस डेटा को सेम सेम डेटा को आपको एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना है। तो अलग अलग आप क्या करेंगे, एक एक ऑब्जेक्ट से सेटर मेथड के थ्रू सेट करेंगे, गेटर मेथड से दूसरे ऑब्जेक्ट को गेट करेंगे, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को सेट करेंगे। इस तरह से 20 फील्ड्स हुआ तो 20 टाइम्स आपका टाइम वेस्ट होगा और कोड भी लेंदी होंगे। तो जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए बीन यूटिल्स क्लास की हेल्प लेते हैं। वो तुरंत क्या करता है, आप उसको टारगेट और सोर्स प्रोवाइड कीजिए, वो ऑटोमेटिक एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में डेटा कॉपी कर देगा, ठीक है। तो यूज का कैसे यूज करते हैं मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। इस इंपॉर्टेंट क्लासेस है सभी को, बीन यूटिल्स है ना। हाँ, ठीक है, 1 मिनट आपको दिखाना है कि पार्सिंग कैसे होती है। इधर गया गेट रिजॉल्वेबल कंस्ट्रक्टर, और क्लास मशीन।
1 मिनट। गेट पैरामीटर नेम्स, अच्छे पैरामीटर्स नेम के लिए प्रॉपर्टी कॉपी प्रॉपर्टीज, ये देखो ये मेथड है बीन यूटिल्स के पास, कॉपी प्रॉपर्टीज। तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट में कॉपी करने के लिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट सोर्स एंड टारगेट है ना, एक ऑब्जेक्ट क्या है सोर्स, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है टारगेट। तो सोर्स ऑब्जेक्ट जो होगा, जैसे कि आप एक स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जावा बीन और मॉडल, ये एंटिटी क्लास है ना। तो जावा बीन्स क्या होती है, कोई टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं करती है ना, नॉर्मल क्लास होती है। उसके पास क्या होता है, सिर्फ सिरियलाइजेबल होता है, वो डेटा को सिरियलाइज और डिसरियलाइज कर सकता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे टेक्नोलॉजी की, कि हाइबरनेट जेपीए जैसी टेक्नोलॉजी और फीचर्स या फिर और कोई टेक्नोलॉजी सपोर्ट करे, तो वो जावा भी नहीं कर सकता है, मीन्स प्लेन ओल्ड ओल्ड ऑब्जेक्ट। तो अगर मान लो आपका प्लेन ओल्ड ऑब्जेक्ट्स आ रहा है, सिंपल ब्राउजर से डेटा आप रीड कर रहे हो, तो उसको एंटिटी में कैसे भेजोगे, एंटिटी टाइप कैसे बनाओगे। आपने दो टाइप के बना रखा है, दो क्लासेस है, क्लास 1 जो कि ब्राउजर से हैंडल कर रहा है, और जो क्लास 2 है मीन सेम टाइप का जो डेटा है एंटिटी है, वो डेटाबेस में स्टोर कराने का काम कर रहा है। तो दो टाइप के ऑब्जेक्ट हो गए। तो जनरली आपको देखने को मिलेगा रियल टाइम प्रोजेक्ट में एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में को भेजना पड़ेगा डेटा। तो जिसके लिए हम यूज करेंगे क्या, बीन यूटिल्स। उसके पास जो मेथड है, कौन सा मेथड, ऑब्जेक्ट टाइप, एक कॉपी प्रॉपर्टीज, एक सोर्स एंड टारगेट। और और दूसरा काम क्या होगा इसमें, कि कभी डेटाबेस से अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसको आपको कन्वर्ट करना है पोजो क्लास में, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट में, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, किसका, बीन यूटिल्स। तो उस टाइम पे आपका रिवर्स हो जाएगा, डेटाबेस से जो आ रहा है एंटिटी से, एंटिटी आपकी हो जाएगी टारगेट। सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर। हेलो सर, वॉइस ब्रेक हो रही है सर। हेलो सर। सोर्स सर वॉइस ब्रेक हो रही है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो सर। हेलो। नेटवर्क इशू है दूसरी साइड से। हेलो, अभी आ रही है आवाज? हाँ 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 सर अभी ठीक है, अभी ठीक है सर। हाँ, वो अचानक माइक निकल गया था। ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, प्रोजेक्ट क्लास में मैं आपको डेप्थ में इसके बारे में बताऊंगा, बीन यूटिल्स क्या है, मॉडल। अभी हम सिर्फ सिंपल समझ लेते हैं मॉडल एट्रीब्यूट्स का यूज क्या है, ठीक है। तो मॉडल एट्रीब्यूट्स का एक्चुअली यूज होता है, वो क्या काम करने के लिए होता है, मॉडल एट्रीब्यूट्स का यूज डेटा को पास करने के लिए, ठीक है। मॉडल एट्रीब्यूट सर यूआई से कंट्रोलर सर, मॉडल एट्रीब्यूट। हाँ, यूआई से कंट्रोलर, सिंपल। बाकी मैं आपको आगे बता दूंगा। तो मॉडल एट्रीब्यूट एक क्या है, इंटरफेस है, एक टाइप का मेथड है। ये इंटरनली इसमें क्या है, स्ट्रिंग नेम डिफॉल्ट्स वगैरह होता है, देखो। इसके पास क्या है, वैल्यूज, एक वैल्यू और नेम, वैल्यू नेम टाइप का ये अलियास है, ठीक। अ, अ,
ठीक है। समझो इसका सिंपल यूज क्या है, ये एनोटेशन, इस एनोटेशन का यूज क्या है, एनोटेशन अप्लाई करने पर मॉडल एट्रीब्यूट ये क्या काम करता है कि आईएससी कंटेनर इन सभी डेटा को पार्स कर देता है, किसमें, एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। तो किसकी हेल्प से पार्स किया जाता है ये ऑब्जेक्ट, आईएससी कंटेनर इस ऑब्जेक्ट को, जैसे कि ऑब्जेक्ट रीड किया जाएगा तो ये क्या करता है, मॉडल एट्रीब्यूट इसको पार्स करता है, इसको पार्स किया जाएगा मॉडल एट्रीब्यूट, पार्स करने के बाद इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, मॉडल एट्रीब्यूट पार्स करता है और कन्वर्ट किया जाएगा इसके अंदर ऑब्जेक्ट फॉर्म में। तो आईएससी कंटेनर इसको फिर होल्ड करता है किसमें, ऑब्जेक्ट फॉर्म में। ऐसा अब इसके बाद पार्सिंग करने के बाद अब ये जो ऑब्जेक्ट मिला है ये अब आपका पार्स किया हुआ पार्स्ड ऑब्जेक्ट है, इसको अब कंट्रोलर मींस कंट्रोलर सॉरी एट कंट्रोलर अब इस ऑब्जेक्ट को सिंपली यूज कर सकते हैं या फिर डीबी में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, किसको भेजा जाएगा, फिर कंट्रोलर या फिर कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, कंट्रोलर ही नहीं सर्विस एक्सेस कर सकता है, सर्विस कंट्रोलर कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, या रेपोजिटरी सर्विस कंट्रोलर एट रेपोजिटरी पार्स किया हुआ ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट यहां से यहां डेटा सेंड करने के लिए इधर एम्प्टी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी डेटा सेंड करने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं हम, मॉडल की। और वापस पार्स करने के लिए कौन सा चाहिए हमें, मॉडल एट्रीब्यूट। ठीक, दो चीजें समझ में आई। अब इसमें जो हम डेटा भेजते हैं किस फॉर्म में भेजते हैं, की एंड वैल्यू फॉर्म में, है ना, की एंड वैल्यू फॉर्म में। यहां हमें की बतानी पड़ती है, जब भी जाओगे डेटा के पास तो आपको क्या बतानी पड़ेंगी, की। लेकिन मॉडल एट्रीब्यूट जब डेटा यहां से लेके आएगा तो आप कैसे इसको कनेक्ट करेंगे, कैसे मालूम होगा कि ये जो डेटा भेजा जाए इसका की क्या है, हा? कैसे मालूम होगा, कैसे की पता चलेगा कि की इसका क्या है, बोलो बोलो। यूआई पे जाकर देखोगे, यस यूआई पे जाकर देखो, या फिर जो की मॉडल कंटेन कर रहा है, जैसे कि मॉडल कौन कंटेन करता है, की ये की, और मान लो प्रोडक्ट की क्या कंटेन किया है, सॉरी की जो है क्या है, प्रोडक्ट किसका की है, वैल्यू। सर यहाँ पे सर की सर डायनेमिक बना सकते हैं ना सर, डायनेमिक की मतलब सर जैसे हार्ड कोडेड है सर की मतलब प्रोडक्ट सर, तो यहाँ पे डायनेमिक नहीं इसको की डायनेमिक ना बनाए। ठीक है, इसको एज इट इज रहने दे। ठीक है, जो चीजें रिपीटेड होती है, जो चीजें बार बार रिपीट हो रही है उनको आप यूज करें। ठीक है, जो 1 टाइम 2 टाइम्स हो रही है तो उनको नहीं है। जैसे कि कोई मैसेज, हाँ बनाने को आप बना सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डायनेमिक आप इनम वगैरह यूज करके कांस्टेंट आप बना सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट तो आपको सब कुछ मैनुअल यहीं से एंटर करना पड़ेगा। क्या कि एक्चुअली इसका जो ऑब्जेक्ट, इसकी वैल्यू आप कहाँ से प्रोवाइड करोगे, इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी फाइल से प्रोवाइड करोगे, न्यू ऑब्जेक्ट। नहीं सर हाँ, तो इसलिए इसको आप मत बनाइए। ठीक है, जिसकी जो वैल्यू हमें, हाँ कांस्टेंट वैल्यू जो बार बार हमें जैसे चेंज करनी पड़ रही हो, अब इसकी वैल्यू हमें चेंज करनी पड़ेगी क्या, न्यू प्रोडक्ट की बार बार, लेकिन सीक्रेट पासवर्ड है आपको चेंज करना हो रहा, कोई मैसेज है आपको चेंज करना पड़ रहा हो, कोई कॉन्फ़िगरेशन है चेंज कर, जिसकी रिक्वायरमेंट है हमें बार बार चेंज करने की, तो उसको हम डायनेमिक बनाएंगे ना।
समझे नहीं समझे? हार्ड कोडेड, हाँ हार्ड कोडेड वैल्यू रिमूव करने का मेन पर्पस ये है कि सर्वर को बार बार स्टॉप करना पड़ता है हार्ड कोडेड में। तो जैसे एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में भेजने के लिए सर वहाँ पे डेमोनिक की बनाएंगे सर। हाँ समझ, यस सर। ठीक। तो चलो अभी आगे देखने को मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये यह समझ में आया पार्सिंग। मॉडल की हेल्प से की एंड वैल्यू स्टोर की है। ये की, ये जो गया है आपके डेटाबेस में, सॉरी ब्राउजर पे, तो यहाँ पर जो की कंटेन कर रहा है, कौन कंटेन कर रहा होगा? यूआई में, मीन्स ये यूआई मीन्स एचटीएमएल। तो एचटीएमएल के साथ आपने बाइंड किया यहाँ पास, याद है? यहाँ मैंने बाइंड करना बताया था ना, ये बाइंड होगा इसके साथ। तो यहाँ पर जो की बाइंड हुआ है वो कौन सा की है? अरे सेम की होगा ना जो मॉडल यहाँ की देगा, तो वही की जो होगी, जो सेम की है, जो रिटर्न किया जाएगा मॉडल एट्रीब्यूट, तो की जो होगी सेम होगी ना। ये फर्स्ट है। अब जब ये डेटा लेके आएगा मॉडल एट्रीब्यूट, तो इसके साथ क्या आएंगे? कीज आएंगे। तो की इसके साथ होगी इंटरनली, बट आपको इन्फॉर्म करना होगा कि इस ऑब्जेक्ट को गेट करने के लिए, पार्स करने के बाद, इस पार्स करने के बाद इसका ऑब्जेक्ट के की क्या है। तो की आप बताओगे कि इसका की जो है, आप की बता सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक, ऑब्जेक्ट टाइप। तो ऑब्जेक्ट टाइप क्या है इसका? प्रोडक्ट टाइप। हाँ, तो इसलिए इसका टाइप, इसका प्रॉपर जो बनेगा वो कैसे बनेगा? मॉडल एट्रीब्यूट, मॉडल एट्रीब्यूट, और इसका टाइप, टाइप किस टाइप का? प्रोडक्ट, और रेफरेंस वेरिएबल प्रोडक्ट। मॉडल एट्रीब्यूट, हाँ, तो ये किस टाइप का डेटा है? न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट टाइप का, वैल्यू, यस। तो ये डेटा मीन्स मॉडल एट्रीब्यूट की हेल्प से आपने क्या किया? पार्स किया। पार्स करने के बाद ये आपको मेमोरी प्रोवाइड करेगा स्टोर करने के लिए, यस। अरे ये मेमोरी प्रोवाइड करेगा ना, रेफरेंस वेरिएबल जावा स्टैक एरिया, जावा स्टैक एरिया जेवीएम में, याद है? यस या नो? अरे ये याद है कि नहीं? नहीं याद है? अरे ये बोलो यार। इंटीजर, इंटीजर आईडी, हाँ, तो इसमें मेमोरी होंगे ना। अगर मैं बोलूँ डायनेमिकली इसके अंदर वैल्यू पास की जा रही है, तो डायनेमिकली वैल्यू पास की जाएंगे, तो ये मेमोरी तो एलोकेट की जाएगी। तो अभी तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 0 है। लेकिन यहाँ पास क्या होगा? मेमोरी होगी ना, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, इसमें मेमोरी होगी क्या? कौन सी मेमोरी होगी बोलो? क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर बाय डिफॉल्ट तो नल होगा उस टाइम पे, लेकिन अब जो है इसके, हाँ, अब इसके अंदर क्या असाइन कर दिया गया है? अरे इसके अंदर ये असाइन कर दिया गया है ना, मॉडल एट्रीब्यूट में पार्स करने के बाद, मॉडल एट्रीब्यूट पार्स किया, पार्स करने के बाद रेफरेंस वेरिएबल इसके अंदर ऑब्जेक्ट असाइन हो गया, मतलब ये उस टाइम पे एम्प्टी था, लेकिन इसके अंदर इसके वेरिएबल्स, इसके अंदर प्रॉपर्टी जो थी, सेटर्स, गेटर्स एंड फील्ड्स, तो सभी के अंदर डेटा सेट हो चुके हैं, यस। तो इस प्रोड रेफरेंस वेरिएबल में इसको इक्वल करेंगे तो ऑटोमेटिक न्यू प्रोडक्ट विथ डेटा ना, यस। प्रोडक्ट इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट विथ डेटा, समझ में आया? एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेजा, यूजर से फिल करवाया और यहाँ पास असाइन करा लिया, बस सिंपल यही है स्टेप। इसके अलावा और कुछ है क्या? यही काम था ना, और कुछ कुछ काम है क्या? आया समझ में? नहीं, ये इस प्रोडक्ट का ये मेमोरी यहाँ पास मिला ना। अरे बोलो यार, यस या नो, कुछ बोलो। यस सर, मैं यस आगे सर, बढ़ूंगा। समझ में आ गया। यस सर, समझ गया सर। समझ में आ गया? यस सर। हाँ, हमारा तो
मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप चीजों को एनालाइज करो, रट्टा मत मारना, कभी भी कोड को रटना मत, सीधे सोचो कि क्या काम हो रहा है। एक एक लाइन बाय लाइन जब आप रीड करोगे, देखोगे अच्छा ये चीजें यहाँ से ये हो रही है, यहाँ से, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप रियल टाइम में काम कर पाओगे यार। ठीक है, अगर एक भी आपने सोचा कि एक लाइन में याद कर लूं एज इट इज कि हाँ मॉडल एट्रीब्यूट, उसके बाद रेफरेंस ये प्रोडक्ट पी लिखते हैं तो लिख लेते हैं, क्यों लिखते नहीं मालूम। कुछ भी ऐसा मत कॉन्सेप्ट, कोई भी पूरे प्रोजेक्ट में या फिर जब भी स्प्रिंग बोट माइक्रो सर्विसेज कुछ भी पढ़ रहे हो, एक एक लाइन एक एक डायग्राम अगर ड्रॉ कर सकते हो उसको, तो समझना आप डेवलपर है, तभी आप प्रॉब्लम फाइंड कर पाएंगे, है ना। ओके सर। कोई भी चीज स्किप करने लायक नहीं। तो यहाँ पास अब समझो मैं इतना डेप्थ में क्यों बताता हूँ, क्योंकि ये सारी स्मॉल स्मॉल चीजें कभी कभी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कि स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि यहाँ से डेटा गया तो आया कहाँ, फिर मैं कहाँ सर्च करूँ, उसको समझ में नहीं आता। ठीक, तो सर्च कहीं नहीं करना है, आपको सिंपल चेक करना है कि की जो है ये की ये प्रॉपर जो है बाइंड होगा किसके साथ, HTML के साथ। तो ये HTML के साथ जब बाइंड होगा ये HTML के पास, इसलिए मैंने बताया जो भी मॉडल होगा ये HTML पेज के साथ बाइंड होगा, और इसकी फील्ड्स जो होंगी HTML इनपुट फील्ड्स के साथ बाइंड होगी, प्रॉपर बाइंड। तो जब बाइंड होगी तो UI से जब डेटा फिल करके भेजा जाएगा तो मॉडल एट्रीब्यूट उसकी हेल्प से इसको क्या करता है, पार्स करता है। पार्स करने के बाद मॉडल एट्रीब्यूट को चाहिए डेटा को स्टोर करने के लिए। डेटा एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्रिएट है, ऑब्जेक्ट ऐसे कंटेनर में क्या है, डेटा क्रिएट करके रखा गया, लेकिन आप फेच कैसे करेंगे, इसको रिट्राइव कैसे करेंगे ऑब्जेक्ट को, उसके लिए आपको रेफरेंस वेरिएबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना। हाँ, तो हमने क्या बोला है मॉडल एट्रीब्यूट। हाँ, तो इसलिए यहाँ पास रेफरेंस वेरिएबल हमने डेटा टाइप प्लस रेफरेंस वेरिएबल बनाया ताकि हम इसको डेटा को फेच कर सके। क्लियर? यस सर। तो इसके बाद अगर आपको डेटा मिल गया है तो आप प्रोड रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से आप चाहें तो इसको ट्रांसफर कर सकते हैं सर्विस लेयर पे, या फिर आप वापस से डिस्प्ले कराना चाहते हैं ब्राउजर पे तो फिर से इसको मॉडल पे भेज दो, फिर से चला जाएगा UI पे। जो आपको करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं इसको डेटाबेस में स्टोर कराना, तो किसको भेजूंगा, सर्विस को। सर्विस कनेक्ट करेगा किससे, DB से, और DB में डेटाबेस में स्टोर किया जाएगा। तो ये फ्लो कंटिन्यूसली चलते रहता है MVC का। तो MVC में और कुछ नहीं है, बस ये है, और एक है पैरामीटर्स। तो मॉडल एंड मॉडल एट्रीब्यूट आपको क्लियर हो गया हो तो मैं कल आप लोगों को पैराम्स के बारे में बता दूंगा। तो अभी इसको एक एग्जांपल देख लें। एक Yes, sir. एग्जांपल देख। हाँ, कल पैरामीटर्स के बारे में बताएंगे, पैरामीटर्स डेप्थ में देखेंगे कि कैसे कैसे चीजें हैंडल करते हैं, रिक्वेस्ट पैराम क्या होते हैं, पाथ पैराम्स क्या होते हैं, पाथ वेरिएबल्स क्या होते हैं, सॉरी, पाथ वेरिएबल्स और रिक्वेस्ट पैराम्स क्या होते हैं। ठीक, चलो यहाँ से आते हैं अपने इसमें। तो मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, आई थिंक क्या, होम कंट्रोलर। होम कंट्रोलर में रजिस्ट्रेशन पेज भी बनाया था हमने। स्टूडेंट रन करके देखते हैं, सॉरी HTML पेज ही देख लेते हैं। सोर्स टेम्पलेट HTML पेज, यस, हाँ ठीक है। तो एक्चुअली ये जो है रन करने पर एक काम करते हैं, आज डेव टूल में ऐड करने जा रहा हूँ। डेव टूल के बारे में मैंने बताया। डेव टूल एक्चुअली क्या है, एक सर्वर है जो बैकएंड में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। टॉमकैट सर्वर के बैकएंड में सर्वर को रीस्टार्ट करने के लिए। कौन सा, डेव टूल, स्प्रिंग बूट डेव टूल। स्प्रिंग बूट प्रोवाइड करता है आपको डेव टूल, जो सर्वर को रीस्टार्ट करने के लिए इसका, जिसका यूज हम सर्वर को रीस्टार्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। इसको रन करो, स्प्रिंग बूट सेव रन। पोर्ट 8080, लोकल होस्ट
काउंटर। और इसमें मैं एक प्री टैग यूज करने जा रहा हूं ताकि ये यूजर एज इट इज डिस्प्ले, है ना। प्री टैग कंट्रोल एक्स, वन फॉर्म कंट्रोल एक्स, प्रेस run and refresh। Even ठीक है, एक हमें चाहिए क्या, सबमिट बटन। सबमिट बटन, और इधर मैं एक बढ़िया सबमिट बटन बना देता हूँ। ठीक, इनपुट टाइप, इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू सबमिट, वैल्यू रजिस्टर, वैल्यू रजिस्टर। थोड़ा सा एक एक लाइन गैप। अच्छा, इसमें एक आपने एक्शन नहीं बताया, डेटा हम भेज रहे हैं वो किस टाइप का रिक्वेस्ट करने के लिए। जो पहला रिक्वेस्ट आया था ब्राउजर पे, ये कौन किस टाइप का रिक्वेस्ट था, गेट रिक्वेस्ट, है ना। तो फर्स्ट पेज इसको ये होम यूआरएल्स, ये गेट रिक्वेस्ट, लेकिन रजिस्टर बटन पे क्लिक करने पर अब जाएगा दूसरा रिक्वेस्ट। क्या जाएगा दूसरा रिक्वेस्ट, क्या जाएगा, पोस्ट रिक्वेस्ट। अगर पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं दोगे, मींस पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं दोगे, तो डेटा कैसा जा रहा है आपको, किस फॉर्मेट में जा रहा है, गेट रिक्वेस्ट के साथ जा रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जो रिक्वेस्ट जो ब्राउजर सेंड करता है वो कौन सा रिक्वेस्ट होता है, गेट रिक्वेस्ट। लेकिन गेट रिक्वेस्ट में प्रॉब्लम्स क्या है, इसके पास बॉडी नहीं होती है ना। बॉडी नहीं होगी तो क्या करेगा, सारा डेटा बाइंड करके ले जाएगा किसके में, यूआरएल के साथ। हम नहीं चाहते कि हमारे इंपॉर्टेंट डेटा को कोई रीड करे और उसका मिसयूज करे, तो इसलिए हम इसको बॉडी के अंदर भेजेंगे। बॉडी की जो कंटेंट करता है वो पोस्ट रिक्वेस्ट कंटेंट करता है, इसलिए हमें डेटा किसके साथ भेजना चाहिए, पोस्ट के साथ, पोस्ट मेथड के साथ। ठीक है, तो ये क्या है आपका की एंड वैल्यू फॉर्म में डेटा को क्या किया जा रहा है, भेजा जा रहा है आपका ब्राउजर से। कोई भी रीड कर सकते हैं ना इजिली, यस। तो हमें डेटा सिक्योर नहीं रह सकता ना सर, उसकी तो सिक्योर नहीं होगा, इसलिए हमें इसलिए मेथड टाइप केस करेंगे पोस्ट, मेथड टाइप पोस्ट। बट अब पोस्ट करेंगे जब हम, तो ये जाना कहाँ है, टाइप तो अपने बना दिए पोस्ट, लेकिन अब ये जाएगा क्या, अब क्या डेटा लेके जाएगा, रिफ्रेश। एक काम करते हैं, जो हमने डिफॉल्ट डेटा बनाया है इसको एम्प्टी करते हैं, है ना, एम्प्टी, और स्टूडेंट की तरह, एंटिटी की तरह मॉडल स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको अभी फिलहाल के लिए साफ डेटा एम्प्टी कर दो, एम्प्टी एम्प्टी। अच्छा, लैम्बो के एपीआई यूज कर लें क्या, है ना,
लैम्बॉक एपीआई भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि बार बार हमें चीजें चेंजेस करनी पड़ेंगी, तो डायरेक्ट हम लैम्बॉक यूज कर लेते हैं। लैम्बॉक के बारे में सभी को आइडिया ना? क्या नाम संजय, तुमको आइडिया है लैम्बॉक एपीआई के बारे में? नो सर, नो। अच्छा चलो, अभी आगे बता देंगे, है ना। बाकी तो सभी लोग को मालूम ही है लैम्बॉक। तो संजय नेक्स्ट क्लास में बता देंगे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, लैम्बॉक का यूज क्या है एक्चुअली, वो आप देख लेंगे। ठीक, ओके ओके सर। तो इसको ठीक है, सेटर कटर रिमूव कर दें, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना, बताओ। कंट्रोल से, और यहाँ सेटर गेटर आई थिंक अभी अप्लाई हुआ है नहीं, क्योंकि क्योंकि हाँ @डेटा इसमें देख लें, इसमें लैम्बॉक हाँ डाउनलोड होके डिपेंडेंसी ऐड होगी लैम्बॉक की। अब यहाँ पास एनरेशन यूज कर देते हैं @डेटा डेटा कंट्रोल सेव रन शटर स्केटर सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं ब्राउजर पे, रिफ्रेश, और वापस से रिक्वेस्ट फिर से सेंड करते हैं, होम यूआरएल रिक्वेस्ट। अब मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ 101 आईडी और स्मिथ कोर्स स्प्रिंग एंड रजिस्टर। तो बताओ, अब रजिस्टर बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो ये रिक्वेस्ट कहाँ जानी चाहिए, कौन इसको डेटा को होल्ड करता है, इसको होल्ड कौन करेगा डेटा? तो ये डायग्राम से देखो, ये डायग्राम और हमारे पेंट ब्रश में दोनों में तो डिफरेंस यहाँ था ना, ऐसे डेटा फिल किया, फर्स्ट टाइम पे एम्प्टी डेटा है, फिल किया, सबमिट करने पे मॉडल एट्रीब्यूट पार्स करता है, पार्स करने के बाद यहाँ पर एक मेथड है जो एम्प्टी डेटा को सेंड करता है, एम्प्टी डेटा को लोड करता है ब्राउजर पे। दूसरा मेथड है जो हैंडल करता है इस जो डेटा को किसके कंट्रोलर मेथड के पास। तो हैंडल करने वाला मेथड कौन है, कौन मेथड है हैंडल करने के लिए? सेव मेथड होगा। हाँ, तो यहाँ अगर मैं बोल दूं किसके पास जो है ये सेव मेथड यूआरएल इसको एक्सेस करता है। ठीक, जो यूआरएल है ये किस टाइप का है, @पोस्ट मैपिंग पोस्ट मैपिंग, और यूआरएल कौन सा हैंडल कर रहा है, सेव यूआरएल। ठीक है, लेकिन इसी तरह से है एक जो है गेट मेथड है जो क्या काम कर रहा है, गेट मैपिंग, ये लोड पेज फर्स्ट पेज मतलब होम यूआरएल है ना। होम यूआरएल पे क्लिक करने पर, जैसे होम यूआरएल पे हम क्लिक कर रहे हैं ब्राउजर पे, तो यहाँ फर्स्ट रिक्वेस्ट लोकल होस्ट होम, तो फर्स्ट यूआरएल, तो इसका ये हम कहना चाहते हैं कि आप इस पहला मेथड एग्जीक्यूट करो, लोड करो फर्स्ट पेज, तो इसने फर्स्ट पेज लोड किया हमारे कहने पर, यस। दूसरा रिक्वेस्ट भेजना है कि डेटा सेंड करो, तो दूसरा जो हम डेटा सेंड करने जा रहे हैं वो कौन सा रिक्वेस्ट लेके जाएगा, यहाँ से दूसरा, लेकिन कहाँ जा रहा, कोई इंफॉर्मेशन, कोई मैपिंग नहीं। दिस एप्लीकेशन हैज नो एक्सप्लिसिट मैपिंग फॉर एरर, सो यू आर सीइंग दिस एज फॉलबैक। क्या है यहाँ, there was an unexpected error type method not allowed status 4 not 5। क्या है इस मेथड का मीनिंग, 4 not 5? क्लाइंट साइड एरर, सर्वर साइड एरर है, क्लाइंट साइड या सर्वर साइड? क्लाइंट साइड 400 जो भी एरर आएंगे वो क्लाइंट साइड एरर होते हैं। ठीक है, यहाँ मेथड पोस्ट इज नॉट
नॉट सपोर्टेड। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉपर यूआरएल नहीं दिया है कि कहाँ लेकर जाना है। तो आपको इसको रिक्वेस्ट को यूआरएल प्रोवाइड करना होगा कि आपको कहाँ जाना है। एक्शन हमने बोला कि आपको सेव, क्या सिर्फ सेव है हमारे पास, या फिर कोई रूट यूआरएल है कंट्रोलर के पास, कोई रूट है नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, साइड बाय साइड तीनों पेज को मैं आपको डिस्प्ले कराता हूँ ताकि आप प्रॉपर रिलेट कर पाए चीजों को, है ना। कंट्रोल एम होम पेज, और दूसरा होम पेज। तो दूसरा रिक्वेस्ट, यहां से देखें, यहाँ पास रिक्वेस्ट क्या है कि रिक्वेस्ट, तो कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है? पोस्ट मेथड, पोस्ट @ पोस्ट मेथड रिक्वेस्ट सेव नेक्स्ट मेथड पब्लिक रिटर्न टाइप स्ट्रिंग मेथड नेम सेव प्रोडक्ट हाँ, क्या है मेथड का काम, क्या है बोलो? मेथड का काम कि ये जो है इस ये सेव यूआरएल जब ये रिक्वेस्ट लेके आएगा तो इस टाइप पे ये डेटा लेके आ रहा है। तो डेटा जो लेके आ रहा है उसको पार्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? @ मॉडल एट्रीब्यूट। पार्स करने के बाद आपने पार्स कर दिया सारे डेटा, इनको पार्स करने के बाद आपको टाइप बताना पड़ेगा किस टाइप का डेटा था, ताकि एक रेफरेंस, ताकि आप उसको फेच कर सके आईओसी कंटेनर से। कंटेनर से फेच करने के लिए हमें क्या चाहिए? रेफरेंस। तो प्रोडक्ट क्या नाम से यार? क्लास स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट ये हमारा बना, और इसको स्टूडेंट प्रोडक्ट सेव स्टूडेंट रिटर्न करो। क्या रिटर्न टाइप? रिटर्न कोई भी पेज। तो हमें वापस होम पेज पे ही जाना है। क्यों? क्योंकि हमें सक्सेस मैसेज डिस्प्ले कराना है। तो हम क्या देंगे? रिटर्न टाइम होम। आपको जो भी पेज रिटर्न कराना, दूसरे पेज पे रिटर्न कराना हो सक्सेस मैसेज, तो दूसरे पेज पे दे सकते हो। सेम पेज पे देना है तो सेम पेज पे। तो जब ये रिटर्न मैसेज, अब यहाँ जो स्टूडेंट के पास डेटा आया है तो मैं इसको डेटाबेस में स्टोर कराना चाहता हूँ, बट अभी हमारे पास डेटाबेस तो नहीं है। तो क्या करेंगे? डेटाबेस नहीं है तो ब्राउजर पे डिस्प्ले करा दे या फिर कंसोल पे ऐसा आउट स्टूडेंट डॉट गेट SID। अभी कहीं भी कर लो फिर आगे देख लेंगे, ठीक है। स्टूडेंट डॉट गेट नेम, स्टूडेंट डॉट गेट कोर्स एंड रिटर्न होम पेज। तो जब ये होम पेज पे जाएगा तो रिटर्न तो होम पेज करना है बैक, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब यहाँ रिटर्न होम पेज पे जाए तो यहाँ पास क्या लिख के है? सक्सेस मैसेज प्रिंट करे। हाँ, सक्सेस मैसेज प्रिंट कराना। तो होम पेज यूआई पे जाने के लिए कौन जाएगा यूआई पर, इसको बताने के लिए कि आपका डेटा सक्सेसफुली स्टोर हो गया है। अरे बोलो, यूआई पे कौन जाएगा अब इस टाइम पे? मॉडल ना। तो मॉडल इंटरफेस फिर से आप यूज करो। क्या क्या काम करने के लिए यार? अरे इसको बताना पड़ेगा ना कि हाँ भाई मुझे आपका डेटा मिल गया है। हाँ, तो मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट एक मैसेज बनाया, सक्सेस मैसेज सक्सेस मैसेज। क्या मैसेज डाल दिया? सक्सेस सेव्ड या सक्सेस रजिस्ट्रेशन सक्सेस। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सक्सेस। लेकिन डिस्प्ले कहाँ कराओगे? HTML पेज पे जब ये रिटर्न जाएगा सेव करने के बाद, प्रिंट करने के बाद। यस, तो वापस से
जब ये पेज लोड हो तो उस टाइम पर कहाँ है HTML पेज दोबारा सेव यहाँ पास यहाँ लिखना है, यहाँ लिख लो, नीचे लिखना, कहीं भी डिस्प्ले, जहां भी डिस्प्ले कराना डिस्प्ले करा लो। तो एक मैं HR सॉरी HR काम नहीं कर रहा, HR काम करेगा, HR और H2 में थीम लीफ यूज करेंगे TH। क्यों? क्योंकि कंट्रोलर टू UI आना है ना, तो कंट्रोलर टू UI, क्योंकि मैंने बताया था ना, याद है। थीम लीफ जो वर्क करता है, सॉरी HTML पेज, नॉर्मल HTML पेज जो है वो सिर्फ UI टू कंट्रोलर ट्रैवल करता है ना, वन वे होता है। लेकिन थीम लीफ क्या होता है? बाय डायरेक्शनल होता है, दोनों साइड ट्रैवल करता है। तो यहाँ अगर मैं आपको थीम लीफ के बारे में एक बार फिर से इंट्रोडक्शन दूंगा तो आपको याद समझना पड़ेगा क्या कि कंट्रोलर यहाँ से कंट्रोलर टू UI आने के लिए आपको थीम लीफ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बट UI टू कंट्रोलर जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है थीम लीफ की रिक्वायरमेंट। यहाँ पर थीम लीफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप HTML से कंट्रोलर पे जा सकते हैं, थीम लीफ की जरूरत नहीं है। लेकिन थीम कंट्रोलर से HTML पेज पे आने के लिए आपको थीम लीफ रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आया समझ में? क्या समझ में आया? यस सर। कि HTML जो होता है, HTML वन डायरेक्शन होता है। सिर्फ यहां से HTML और कंट्रोलर, सॉरी मजाक हो जाता है मेरे साथ। कंट्रोलर HTML टू कंट्रोलर, ये क्या होता है? ओनली वन वे। होता है HTML। लेकिन अगर सेम इसी HTML और कंट्रोलर की बात करें, अगर आप इसमें अप्लाई कर देते हैं क्या थीम लीफ मीन्स इसमें अपना ऐड किया, थीम लीफ मतलब जहां भी आप वेरिएबल ऐड कर रहे हो वो थीम लीफ कहलाएगा। तो यहां मैं HTML नहीं थीम लीफ लिखा हूं, थीम लीफ। ये क्या होता है आपका? बाय डायरेक्शनल। वो कहाँ गया एरो मार्कर? ठीक है, समझ में आ जाएगा। बाय डायरेक्शनल। तो थीम लीफ जब भी बात करेंगे कहां से? कंट्रोलर टू UI टू कंट्रोलर। तो अब कंट्रोलर से UI पे आना है, कंट्रोलर मैसेज कहाँ है? कंट्रोलर से आना, तो थीम लीफ की जरूरत पड़ेगी ना। तो थीम लीफ का वेरिएबल चाहिए, थीम लीफ डॉट टेक्स्ट में सिंपल एक मैसेज प्रिंट कराना। कौन सा मैसेज? उसके लिए आपको एक्सप्रेशन बाइंड करना। यहां से की क्या पास किया जा रहा? सक्सेस मैसेज, सिंपल सक्सेस मैसेज हो गया। ये भूलेगा क्या ये लाइन? लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पास आपने क्यों नहीं यहाँ वेरिएबल यूज किया, प्रीफिक्स लाइक TH? क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि यहाँ से हम भेज रहे हैं कहाँ? कंट्रोलर पे।
यूआई से कंट्रोलर जा सकता है, लेकिन आपको बाइंड करना है तो आप बाइंड कर सकते हैं, क्योंकि थीम लिव जो होता है बाय डायरेक्शनल होता है। तो आप जैसे चाहे वैसा, सॉरी, आप यहाँ पास बाइंड भी करते हैं टीएच तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप टीएच कॉलन एक्शन अगर बाइंड किया है तो ये यूआरएल इस तरह से नहीं होगा, उसके लिए आपको लिंक बनाना होगा। वो क्या है? लिंक एड सिंबल देन फॉरवर्ड स्लैश। समझे? कोई भी चीज है, कोई भी लिंक बनानी है तो आपको थीम लीफ यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या बनाने पड़ेंगे? टीएच प्रीफिक्स ऐड करनी होगी, ठीक। हाँ, चलो मैसेज, और यहाँ मैंने रिफ्रेश किया कोड को और कंटिन्यू रीलोड SID 101 जॉन और रजिस्टर। क्या बाइंड नहीं है? पोस्ट इज नॉट सपोर्टेड। क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा पोस्ट? पोस्ट इज नॉट सपोर्टेड। कहाँ पास पोस्ट है? STU कुछ बाइंड किया है प्रॉपर। सेव यूआरएल पोस्ट मैपिंग STU स्टूडेंट होम STU पोस्ट मेथड SID SNAME S पोस्ट। 1 मिनट। सही है ना? रीरन करते हैं एक बार, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। रिफ्रेश एंड रन। home dot class path resource home HTML an error happened during template parsing। पार्सिंग में प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब कि प्रॉपर इसमें पास किया है स्ट्रिंग और डबल स्ट्रिंग में, सही है। तो इसको हमें क्या करना है? डबल, ठीक है। यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस कोर्स ये तो है, क्या डबल है? स्ट्रिंग ही तो है, ठीक तो है। अच्छा, वैल्यू हमने पास कर दी, सही है यार, लोग तो बताए नहीं। इधर क्या पास किया हमने? वैल्यू कोर्स वैल्यू ही तो पास किया यार, फिर क्या प्रॉब्लम है? स्ट्रिंग स्ट्रिंग सही है ना? STU ऑब्जेक्ट मेथड टाइप पोस्ट कंट्रोलर स्टूडेंट डॉट गेट कोर्स। पार्सिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो इसको एक काम करो, यहाँ इसको की बताओ, की क्या है? क्योंकि पार्स नहीं कर पा रहा है, हो सकता है ऑब्जेक्ट बहुत सारे, तो इसको आपको बताना होगा की क्या है, बोलो। STU, अरे ये STU ना जो भेजे हैं वही ना, STU पार्सिंग कंप्लीट। क्यों ना?
रिफ्रेश, फिर से रिफ्रेश कर लो या फिर रीलोड कर लो, नहीं तो इस एक्चुअली हमारा सर्वर लगा है, फिर से मैं कर लेते हैं रिफ्रेश। राइट क्लिक, रन, वन और ट्रिपल ए और रजिस्टर। यस, सक्सेस कंप्लीट। अब समझ में आया पार्सिंग। पार्सिंग मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, कौन पार्स करता है। तो हाँ, ये आ गया डेटा कंसोल पे, कंसोल पे डेटा डिस्प्ले हुआ। तो पार्सिंग, क्योंकि जब तक आपको डेप्थ में नहीं मालूम होगा तो आप प्रॉब्लम नहीं पकड़ पाएंगे। क्यों? तो आपको मालूम हो गया अरे पार्सिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तुरंत माइंड जाएगा खट से, अरे मॉडल एट्रीब्यूट पार्सिंग, सब कुछ चेक करने के बाद तुरंत दिमाग जाएगा ना पार्सिंग में। क्यों? ये पार्सिंग। तो यहाँ पास आप क्या पास करोगे? की पास करोगे। कौन सा की? ये जो की है। तो यहाँ मैं लिखना भूल गया था, बट फिर से लिख देता हूँ क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। 2 दिन का क्रड ऑपरेशन काम आएगा क्या? क्लियर? नो सर। 2 दिन में क्रड ऑपरेशन लोग कर लेते हैं भाई। 2 दिन में, वही मुझे समझ में नहीं आता 2 दिन में कैसे, और कोई ट्रेनर भी 2 दिन में कैसे पढ़ा सकता है। ठीक है, चलो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, इतना रिवाइज करो सारी चीजें। हाँ, इसलिए देखो, एरर नहीं समझ में आएगा क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। अभी आप लोग बिगिनर, आप सीख रहे हैं, एक बार आप सीख जाओ। बता रहा, एक एक चीज से क्यों बता रहा, क्योंकि यहाँ पास बताने का मेन रीजन क्या है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट इसी में ही परेशान रहते हैं, एक एमबीसी में ही परेशान रहते हैं कि अरे यहाँ से रिक्वेस्ट भेजा, आ नहीं रहा, एरर नहीं पकड़ पा रहा। आपको पॉइंट मीन्स आपको फोकस करा रहा हूं मैं कि इस पे, इस पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करो, क्योंकि यहीं पास प्रॉब्लम आती है। जब आप एक बार फोकस कर लोगे तो आपका प्रॉब्लम खत्म। पहला प्रॉब्लम आएगा क्या? पार्सिंग। पहला पेज लोडिंग, दूसरा पार्सिंग, तीसरा बाइंडिंग। यही आएगा प्रॉब्लम। इसमें 3-4 चीज में कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं। ये बाइंडिंग आपने प्रॉपर बाइंड किया है यानी HTML के साथ, ऑब्जेक्ट बाइंडिंग, फील्ड्स बाइंडिंग, मैसेज की एंड वैल्यू बाइंडिंग, बस यही 3-4 चीजें हैं। इस पे आप फोकस कर लो, देख लो MVC में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम अपना तो छोड़ो, अपने पड़ोसी का भी सॉल्व कर दोगे तुम, है? हाँ, चलो ये हो गया आपका MVC आज का क्लोज। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, इसका फोटो चाहिए तो, कि डायग्राम काफी हेल्प करेगा आपको समझने में। ठीक है। सर स्प्रिंग बूट के सर क्वेश्चन आंसर सर सेंड कर दो सर ग्रुप में। हाँ, कर देंगे। ठीक है, अभी कर देना अभी सर, जॉब, तैयारी भी करनी है। हाँ हाँ करा देंगे। ठीक है, चिंता मत करो। सर वो @डेटा हाँ, @date